हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। इस बार 2025 का जो पेपर आया था, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो, इट वाज ऑन द ट्रिकियर साइड। ठीक है, इट वाज ट्रिकी, डिफिकल्ट था। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं बायो पढ़ाती हूँ तो मैं बायो की बात जरूर करूंगी, क्योंकि बायो हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बच्चे रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन होता है, जो उनका कट ऑफ क्लियर करवाता है। एंड इस बार इस सब्जेक्ट ने भी हमें थोड़ा सा शॉक कर दिया है ना। एंड आई नो इस टाइम पे वो बच्चे जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैम अगर 2026 में एसआई पेपर आ गया या इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आ गया तो क्या करेंगे, कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। देखो, तुम्हारी जो तैयारी है या किसी भी सब्जेक्ट को तुम तैयार करते हो, वो उसके पीछे उसमें तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी अप्रोच पे। अब हमें पता चल गया कि पेपर इस तरह का भी आ सकता है, तो हमारी अप्रोच हमें थोड़ी बदलनी पड़ेगी अपने बायो के सब्जेक्ट को लेके, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बायो है, क्योंकि बेटा जी यहां से 50% मार्क्स आपके आते हैं, है ना। तो सिलेक्शन यही करवाने वाला है, कट ऑफ को आगे यही लेके जाने वाला है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि मैं इस साल, मुझे भी मेक श्योर करना है कि एज अ टीचर मैं अपने अंदर क्या एडिशन लेकर आ रही हूं, एंड एज अ स्टूडेंट तुम्हारी प्रिपरेशन में क्या एडिशन हो रहा है, सो दैट आप वो एक लेवल अप कर जाओ और अपनी 360 में से 360 की तैयारी कर लो। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसको 1.5x पे देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा जी, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि बायो में आपकी तरफ से क्या ऐसी कमी रह गई थी, या फिर आपको क्या लगता है कि मैम ये वाली चीज भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा बायो एकदम मस्त जाएगा, 360 की मेरी तैयारी हो जाएगी। तो मुझे बताना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि बायो का पेपर टफ, मतलब मैं टफ पेपर किसको बोलती हूँ। क्या मैं टफ पेपर उसको बोलती हूँ जहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो किसी से सॉल्व ही ना हो? नहीं बेटा जी, मैं टफ पेपर उसको नहीं बोलती हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो किसी भी बच्चे ने सॉल्व नहीं करे। नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आई कॉल टफ, और दैट इज नॉट ये जो पेपर था। इस पेपर में जब तुमने शांति से बैठ के ये पेपर देखा होगा, अपना पेपर देखा होगा, तो तुमने देखा होगा कि यार मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर पा रही हूं, लेकिन वहां पे मुझसे क्वेश्चंस नहीं हुए। देखो, एक तो टाइम का कंस्ट्रेंट रह जाता है कि भाई 180 मिनट्स थे, 180 मिनट्स भी नहीं होते, उसमें आपको लिमिटेड टाइम में 180 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन करने भी हैं, है ना। तो जब तुमने देखा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने लेंथी आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड देन यू लॉस्ट ऑल द कॉन्फिडेंस। तो डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन मैंने बहुत डिफिकल्ट बना दिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बस मैंने इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिए कि बस सारे बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस बार जो हमारे साथ परेशानी आई ज्यादा, वो ये आई कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते तो उसी चीज को सोच के जाते, फिर हम एग्जाम में पैनिक ना करते। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से ज्यादातर बच्चे उस पेपर को अगर अब देखते ना, तो आप उसको आराम से इत्मीनान से बैठ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। तो एक पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए मुझे उसको लेंथी बना देना इज वन थिंग, ठीक है, इज वन मीन कि मैं उसको लेंथी बना दूं। तो बायो बहुत लेंथी था, है ना जी। तो टाइम तुम्हारा एनिमी बन जाता है, बायो लेंथी हो गया। पहली ही चीज, ज्यादातर बच्चे बायो से शुरू करते हैं, पहली ही चीज लेंथी हो गई तो कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, है ना। जो क्वेश्चन आते थे वो भी गलत हो गए। दूसरा, मैं कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा बना दूं, मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डाल दूं, इस चैप्टर से ले लिया, उस चैप्टर से ले लिया, इस तरह का बना दूं, ठीक है, ये हो गया। ऑप्शन ऐसे डाल दूं कि जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो, ट्रिकी हो, बिल्कुल डेप्थ में जाके पेपर बना दूं, इससे भी मेरा पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस डाल दूं, इससे भी मेरा पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा। एंड ये सारे के सारे फैक्टर तुम्हारे पेपर में थे इस बार, और उसकी वजह से वो स्ट्रेस हो गया एग्जाम के टाइम पे, जो एक पेपर को और भी डिफिकल्ट बना देता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल गए और आपका पेपर डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि नाउ वी नो कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये इस लेवल का ही आता है पेपर। अच्छी बात ये है 2026 के बच्चों के लिए अच्छी बात ये है कि आप कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं जाओगे। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम सबसे बुरा सोच के ही जाएंगे कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। इजी आया तो तुमसे होगा,
डिफिकल्ट आया तो तुमसे ही होगा, इस तरह की तैयारी तुम्हें करनी है ना, ठीक है। तो अब मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो मेरा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि what is the best approach for getting 360 में से 360 in biology even if the paper is difficult, ठीक है। सबसे पहली चीज, मैं जो सारी बातें बता रही हूँ ना बेटा जी, ये सारी चीजें मेरे कामयाबी बैच में हो रही हैं, एक एक चीज कामयाबी बैच में हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो जल्दी शुरू करना। अगर आपको 2026 की तैयारी करनी ही है तो वेट मत करो, ऐसे मत सोचो कि कोई मुहूर्त निकालना है कि नहीं भाई मैं तो जून के सेकेंड वीक से ही शुरू करूंगी या फिर जुलाई से ही शुरू करूंगी। जितना आप लेट कर रहे हैं ना उतना बैकलॉग आपका बनता जा रहा है, उतना ही आप दूसरे बच्चों से पीछे जाते जा रहे हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट द रेस फॉर यू हैव वन पर्टिकुलर स्कोर कि मेरे दिमाग में ये स्कोर है, मेरा इतना आ जाए तो बस ठीक है, मेरे को तो यही क्रॉस करना है। नहीं, आपको दूसरे बच्चों से आगे रहना है, आपको उस 1% में आना है। ये रेस उसकी है कि आपको उस 1% में आना है, और उसके लिए क्या रहना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी शुरू करना पड़ेगा। तो दिस इज वन थिंग, जल्दी शुरू करना इज वन थिंग। शुरू करना है और वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ शुरू करना है, क्योंकि ये पेपर अब वो वाला पेपर नहीं रहा कि मैं 4 महीने पढूं, यूट्यूब पे पढ़ लूं और मेरा पेपर क्रैक हो जाए। ये वो पेपर नहीं रहा है बच्चों, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसके लिए पूरा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, बहुत ही तरीके से, बहुत ही तसल्ली से हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। लाइक बहुत पेशेंस के साथ हमें भी अपने टीचिंग में एडिशन करने पड़ेंगे और तुम्हें भी अपने प्रेपरेशन में एडिशन करने पड़ेंगे। सो दिस पेपर रिक्वायर्स अ लॉट नाउ, लेकिन वर्थ इट है। उसके बाद डॉक्टर तो तुम ही बनोगे, है ना। दूसरी चीज, बायो को हल्के में लेना। अब फिजिक्स, अब आई नो, देखो बायो का पेपर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही एकदम हलवा था, नहीं, इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट। केमिस्ट्री का पेपर भी मैं ऐसे नहीं बोल सकती बिल्कुल आसान था, लेकिन फिजिक्स को लेके तुम ज़्यादा परेशान हो, एंड आई नो, ठीक है, मुझे समझ में भी आता है। बट ये सोच लेना कि बस फिजिक्स पे ही हम फोकस करेंगे, बायो कुछ नहीं है, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री देख कर लेते हैं, बायो तो हो ही जाता है। ये गलती बिल्कुल मत करना। बायो ने इस बार भी रुलाया है, अगली बार अगर और भी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिए तो और भी ज़्यादा रुलाएगी। एंड दिस इज द सब्जेक्ट जिससे तुम्हारे 360 नंबर आते हैं, यही है जो सिलेक्शन लेके जाएगा, यही है जो कट ऑफ को क्रॉस करवाएगा तुम्हारी, तो ये मत करना। तीसरी चीज, अब एनसीईआरटी को देखो, जो सिलेबस है, सिलेबस इज एनसीईआरटी, ठीक है। इस बार 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। मैंने बोला ना, मुझे भी एडिशन करना है अपनी पढ़ाने के तरीके में और तुम्हें भी एडिशन करना है अपने पढ़ने के तरीके में। तो इन डेप्थ में एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, मतलब अब एनसीईआरटी को पहले भी हम इन डेप्थ में पढ़ रहे थे, अब और भी ज्यादा इन डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन माई बैच। मेरे कामयाबी बैच में बायो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। लाइक मैं इतना ज्यादा डीप जाके पढ़ा रही हूं ना अभी कि, एंड द किड्स आर वेरी वेरी हैप्पी। दे आर लाइक कि मैम पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब हो गए, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं है कभी। सो इस तरह की हम पढ़ाई कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो आपका टीचर है उसको आइडिया होगा कि आपको 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना है। बिकॉज अब वो वाली बात नहीं रही कि बस मैं ये मेरी लाइंस हैं, इनको ही करके मैं चला जाऊं और मेरा तो 360 में से 360 आ जाएंगे। नहीं, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ चैप्टर्स, इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा ये मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे किस चैप्टर में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं। देखो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बनेंगे ही बनेंगे। लाइक बहुत बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चन जिनको तुम बोल सकते हो कि यार ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, डिफिकल्ट था। तो मैं तुम्हें वो बताती हूँ। देखो जैसे ये अपनी हमारी टीम ने 2025 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करा था कि ये चैप्टर में से इतने इजी क्वेश्चन आए, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, ठीक है, ये तो चलो है। लेकिन मैं ना साथ में आपको ये भी बता रही हूं कि कौन से चैप्टर से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। लाइक ज्यादा भी नहीं कि यहां से तो बनेगा ही बनेगा, ऐसे सोच लो तुम। बल मैं साथ में ये भी बोल रही हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है जहां से बनेगा ही बनेगा। सो दैट मैं उस चैप्टर को उस ही माइंडसेट के साथ पढ़ूं, उसी तरीके से पढ़ूं। तो जैसे कि प्लांट किंगडम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एंड क्या बोलते थे लोग कि रट्टा होता है, रट्टा होता है, रट्टा होता है ना। प्लांट किंगडम तो रट्टा है, एनिमल किंगडम तो रट्टा है। फिर प्लांट किंगडम ने इस बार दिखा दिया, 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे सीक्वेंस के ऊपर, लाइफ साइकिल के, एंड दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, ये यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। और सोचो
5 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ से कंसेप्चुअल बन सकता है, ठीक है। कंसेप्चुअल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी बन सकता है, जैसे कि फंगाई, बट मैं अब बात कर रही हूँ उन चैप्टर्स की जहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं टिश्यू की, ठीक है। देन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भी बन सकता है, वो वाला पार्ट जहाँ पे हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, वहाँ पे बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। बायोमोलिक्यूल से तो बन ही सकता है, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, आई डोंट नीड टू टेल यू कि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है, और बच्चे बहुत बढ़िया, इनफैक्ट न्यूमेरिकल भी जो होता है ना, वो भी क्या है, कंसेप्चुअली तो है। सिमिलरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी बन सकता है। ये आपका यहाँ से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि इम्यूनिटी वाला टॉपिक, जो डिजीज वाला पार्ट है उसमें तो चलो डायरेक्ट ही बन जाएंगे, लेकिन जैसे कि इम्यूनिटी वाला टॉपिक है वहां से बन सकता है, वहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे, है ना। देन माइक्रोब्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ इकोसिस्टम से बन सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में बहुत सारे जो आपके जैसे डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, एनर्जी पिरामिड्स दिए हुए हैं, मतलब पिरामिड्स दिए हुए हैं, तो ऐसे ऐसे जो प्रोसेसेस दिए हुए हैं, एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी, उससे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। और पिछले साल आया भी था, एक न्यूमेरिकल दे दिया था, दैट वाज कंसेप्चुअल क्वेश्चन ओनली, वो वही तो था। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से सीधा क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है, तो मुझे इस चीज का आइडिया होना चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। सो पोटेंशियल ऑफ द चैप्टर मुझे पता होना चाहिए। प्रैक्टिस के 4 लेवल्स हैं आपके, जब आप हमारे साथ बैच में, पेड बैच में आके पढ़ते हो ना, तो आपके 4 लेवल्स हैं प्रैक्टिस के, मतलब 4 एक्सरसाइज आपकी बनाई हुई है, 1 2 3 4, फिर 5वीं एक्सरसाइज भी है जिसमें PYQs हैं। तो ऐसा है कि आपको कुछ कंटेंट लेने की, मतलब कुछ और चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम ये सब कर लोगे। और उसके साथ, ठीक है, सॉरी, ये 5 लेवल हैं, 5 लेवल के साथ एडिशनल आपके पास एडवांस लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है। कल भी मैंने एक सेशन लिया था, लिविंग वर्ल्ड के एडवांस क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अनफॉर्चुनेटली बच्चे एडवांस क्वेश्चन देख के ही भाग जाते हैं। दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू विन दिस रेस, हमें करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, अगर नहीं करोगे तो अगली साल भी यही होने वाला है। तो भाई अगर इफ आई एम मेकिंग एन एफर्ट कि मैं लेकर आ रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को जाके देखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये है डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस, सब कुछ बेटा जी आपको इस बार लगेगा, अगर आप चाहते हो कि बस ये मेरा लास्ट नीट हो, ठीक है। और ना मैं चाहती हूँ कि आप लिख के भी जाओ, आई वॉन्ट कि आप लिख के भी जाओ #लास्ट नीट। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो हमारे अंदर ना उस चीज़ को पूरा करने का कॉन्फिडेंस भी आता है, हमें लगता है कि यस वी कैन डू दिस, एंड दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। पहला चैलेंज तो यही है, अपने आप को बोलना कि मैं कर सकती हूँ। तो तुम लिख के जाओगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि यस ये बच्चा बिल्कुल एकदम डेडिकेशन के साथ लग के इस बार मेहनत करने वाला है ना। मॉक टेस्ट आपके हमारे साथ होने वाले, जो बैच टेस्ट होंगे ना, वो पार्ट मॉक टेस्ट ही तो होते हैं, और फिर उसका एनालिसिस तुम करोगे, फिर उसकी मिस्टेक नोटबुक तुम बनाओगे, उसमें जो भी डाउट आता है आप क्लास में मुझसे पूछो, हम तो क्लास में ही डाउट सॉल्व कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि बैच का साइज छोटा है, तो क्लास में ही डाउट सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हजारों बच्चे हैं तो क्लास में क्या ही डाउट सॉल्व होगा, नहीं होता है ना। तो ये बात है, ये आपका अप्रोच रहना चाहिए बायो के लिए, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड बेटा जी लास्टली मैं आपको ये बोलूँगी कि जितना लेट शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस बार वैसे ही चैलेंजिंग है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात भी है। देखो, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि यार छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा है, कंपटीशन कम होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो चैलेंजिंग है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, कट ऑफ भी कम जाएगा, जितना डिफिकल्ट पेपर आएगा उतना कट ऑफ कम जाएगा, सो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन यार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इंश्योर करना है कि मैं टॉप 100 में आऊँ, ठीक है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें ये सोचना है कि हम टॉप 100 में आए, हमें हमारी मर्जी का मेडिकल कॉलेज मिले, हमें एम्स दिल्ली मिले, इस तरह का हम
इस तरह का हम अपना पेपर करके आए। तो उसके लिए बेटा जी आपके पास ना 1 प्रो महापैक है हमारा और कामयाबी बैच है। 1 प्रो महापैक में आपको 32 किताबें आपके घर तक पहुंचेंगी, 2 एडवांस लेवल की होंगी, मतलब 34 बुक्स आपके घर तक पहुंचेंगी। तो इसके बाद आपको कोई भी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब नहीं लेनी, ना ही थियोरी के लिए ना ही प्रैक्टिस के लिए। सारे बैचेज आपको मिलेंगे, चाहे वो फ्यूचर के बैचेज हो, चाहे वो अभी वाले बैचेज हो। डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी एवरी डे। यू कैन रीच आउट टू योर मेंटोर्स। जब आप मेरा कोड लगाएंगे ना गार्गी, तो आपको मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा, ठीक है। मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगी, जहां पे आपको एक्सक्लूसिव मटेरियल मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगी। काउंसलिंग सपोर्ट एक बहुत बड़ा चीज़ है। जब आप पेपर दे देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपको काउंसलिंग सपोर्ट लगती है, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता यार मेरे नंबर इतने आए हैं तो मैं कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है। आपको उतने नंबर पे एक अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है और एक एवरेज कॉलेज भी मिल सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक गाइडेंस फॉर। और बाहर से गाइडेंस लोगे ना तो आराम से 30-40 हज़ार रुपए इसमें भी लग जाते हैं। बट दिस इज इंक्लूडेड इन योर 1 प्रो महापैक विच इज राइट नाउ फॉर 13,333, ठीक है। अच्छा, और ये ऑफर 31 मई को खत्म हो जाएगा, मतलब कल आपका आखिरी दिन है। ओके बच्चों, कोड आपको गार्गी यूज करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो बिना बेझिझक, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लो, ये मेरी टीम का नंबर है, ये आपको गाइड करेंगे अच्छे से जो भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो एनरोल कराने के लिए। दूसरी चीज़, कामयाबी बैच भी है आपके पास, जहाँ पे आपको ये किताबें आपके घर तक नहीं आएंगी, आपको सारे बैचेस नहीं मिलेंगे, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप नहीं मिलेगी, काउंसलिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अपनी लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पे विक्ट्री बैच और कामयाबी बैच का एक्सेस मिलेगा। आपको यहाँ पे जो हमारे पुराने बैचेस हैं, पुराना जो टेस्ट थे, उनका एक्सेस भी मिल जाएगा। और 43,000 क्वेश्चंस, उनका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और आपको भी ना ये जो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस है ना, इसकी ई बुक अवेलेबल हो जाएगी ऐप के ऊपर, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत अच्छी बात है, वो क्या है? वो ये है कि अभी आपके पास एक और ऑफर है। आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। कोड गार्गी लगा के अपना सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 31 अगस्त तक, राइट, जब भी तुम ज्वाइन कर रहे हो उसी से काउंट करेंगे। 31 अगस्त तक आपको 80% लेक्चर देखने हैं, 80% लाइव क्लासेस देखनी है, ठीक है जी। और पूरी क्लास देखनी है, लाइव देखनी है। दूसरा, आपको 100% बैच के टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो आपको 1 प्रो पे 5,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब वो पैसे आपके वापस हो जाएंगे। और कामयाबी पे 2,000 का रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब आपके पैसे वापस हो जाएंगे। मतलब आपको 1 प्रो ये सारी चीज़ें 8,333 में पड़ रही हैं। और अगर तुम कामयाबी लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको 2,444 में पड़ रही हैं। सो बेटा जी, दिस इज़ द टाइम। देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अब चीज़ों को टालने का कोई मतलब नहीं है। अगर दिल में ये ना कि डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो देखो मुश्किल हर बार था। पिछले साल की बात करूं तो मुश्किल तभी भी था। क्यों? क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा था, एक नंबर पे पता नहीं कितने सारे बच्चे थे। इस बार कट ऑफ कम हो गया। तो यार, कट ऑफ जब कम होता है, पेपर सबके ही नंबर कम आते हैं। ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे। तो ये सोच के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। और अगर लगता है ना कि मुझे कुछ और करना है लाइफ में, तो कुछ और करो, लेकिन पूरा दिल से करना उस चीज़ को। और अगर डॉक्टर बनना है, देन दिस इज़ द बैच फॉर यू। गार्गी मैम्स मेंटोरशिप इज़ फॉर यू, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट में #NEET ज़रूर लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।